नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडास्कस में G7 समिट आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। पीएम ने कहा वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी देंगे जोर। G7 समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडाई समकक्ष से करेंगे मुलाकात। अन्य वैश्विक नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम। कूटनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगा फोकस। G7 समिट में सदस्य देशों का साझा बयान। ईरान के पास नहीं होना चाहिए परमाणु हथियार। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लोगों को तेहरान खाली करने की सलाह। भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के दिए निर्देश। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देश भर में जोरदार तैयारी। वाराणसी में नमो घाट से लेकर प्रयागराज की नदियों में हो रहा है योगाभ्यास। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए। यहां पर उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कनाडा के कैलगरी पहुंचने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा और साथ ही साथ अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। पीएम मोदी कनाडास्कस में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे और इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये छठी बार है जब पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 जैसे वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 देशों और अन्य देशों वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और नवोन्मेष को लेकर विचार साझा करेंगे। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये छठवीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत
कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। और कनाडा के कैनाडास्किस में चल रहे G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने साझा बयान जारी किया है। साझा बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। साथ ही साथ सदस्य देशों ने बयान में कहा कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम भी शामिल है। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले लगातार 5वें दिन भी जारी हैं। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों और भारी हवाई सुरक्षा गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख नतांज में भी हवाई सुरक्षा सक्रिय की गई। इजराइल में देर रात तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले के कारण सायरन की आवाज सुनाई दी और एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। इससे पहले इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला किया है। यह हमला तब हुआ है जब चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था। हमले से 1 घंटे पहले ही इजराइल ने तेहरान के लोगों से वो इलाका खाली करने को कहा था जहां टीवी स्टूडियो स्थित हैं। इजराइल ने बाद में टीवी चैनल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। ईरान में 5 दिनों में 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नागरिक हैं, तो वहीं इजराइल में अब तक 24 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि ईरानी हमलों से हुए नुकसान के कारण लगभग 3000 इजरायली लोगों को निकाला गया है। और इस तरह के ताज़ा घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कैनाडास्किस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बात की जानकारी एक्स के माध्यम से दी थी। कैरोलिन लेविट ने जानकारी देते हुए लिखा था कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस लौट रहे हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। इससे पहले ईरान इजराइल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है। साथ साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान को इजरायली हमले शुरू होने से पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजराइल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत करना है। वहीं भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिकों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जो कि तेहरान में हैं और दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना स्थान और संपर्क नंबर प्रदान करें। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ईरान और इजराइल में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24x7 कंट्रोल रूम तैयार किया है। कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए हैं। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या से ये संघर्ष और नहीं बढ़ेगा बल्कि वहीं खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान हमेशा युद्ध चाहता है और हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने बीते कुछ दिनों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव का दावा है कि ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी है। इजराइल के अनुसार ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि इजराइल के खिलाफ उसके हमले आत्मरक्षा के लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने सुरक्षा परिषद को लिखे गए पत्र में कहा कि उनकी कार्रवाई विशेष रूप से सैन्य ठिकानों और संबंधित बुनियादी ढांचे पर लक्षित रक्षात्मक कार्रवाई है। सईद इरावानी ने पत्र में इजराइल का साथ देने वाले देशों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों में कोई भी तीसरा देश सहयोग करता है तो उसे इसके कानूनी और दूसरे नतीजे भुगतने होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मारुति सुजुकी के MD और CEO मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण मारुति सुजुकी के सहयोग से किया गया है। साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है। हरियाणा में करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ 34 स्टेशन है जिसको टोटली नया नवनिर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत। हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं और कई सारे नए बन रहे हैं। ओवरऑल हरियाणा के विकास के लिए रेलवे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा।
और आज पूरी दिल्ली में पहले चरण में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन सरकार द्वारा किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कपिल मिश्रा ने खजूरी खास के सरकारी स्कूल के नजदीक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली सरकार के विधि और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा से खास बात की। पूरी दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी। क्या कहेंगे मिश्रा जी? आज हमने करावल नगर के खजूरी में ये आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया है और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में 33 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। अभी लगभग 100 ही दिन हुए हैं सरकार को और ये आरोग्य मंदिर हमने खोल दिए हैं। अगले 8 महीने में हम दिल्ली में 1140 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर खोलेंगे। यहाँ ना केवल डॉक्टर है, परीक्षण है, बल्कि साथ ही साथ सारे लैब टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क हो रहे हैं। और इसके लिए दिल्ली की जनता को बधाई। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया था, उसका ये प्रतिफल है कि अब दिल्ली का स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से ठीक किया जा रहा है। लगता नहीं कि जो वंचित थे, गरीब थे, जो अपने इलाज के लिए कहीं ना कहीं रोग इलाज नहीं करा पा रहे थे, बिल्कुल। और दिल्ली में तो स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब थी। अस्पतालों में एक बैड पे 4 मरीज और मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार का धंधा चल रहा था, लूट का धंधा चल रहा था, नकली टेस्ट किए जा रहे थे, नकली पर्चियां काटी जा रही थी। तो आज दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने वार्ड में ही इसी प्रकार का आरोग्य मंदिर मिलेगा जहाँ पे लैब टेस्ट फ्री में होगा। और हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम इसी साल 12 नए अस्पताल जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लक्ष्य के लिए भी सरकार काम कर रही है। तो दिल्ली का स्वास्थ्य सेक्टर जो खुद ही एक तरह से मरणासन्न था, बीमार था, अब उसको ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के तहत खजूरी की ही तरह पूरी दिल्ली में करीब 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ ही 17 नए जन औषधि केंद्रों को भी खोला गया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आज बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, एन रविकुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की। 4 जून को स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। भाजपा ने इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए पत्र भी लिखा है। इस पत्र के माध्यम से बीजेपी ने सार्वजनिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और खेल एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में काफी तेजी से जांच चल रही है। जांच टीम सभी आरोपियों को लेकर सोहरा में मौकाए वारदात पर पहुंच गई है। मेघालय के पुलिस महानिदेशक एदाशिशा नोग्रांग ने बताया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जो है वो महज लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले के कई अन्य पहलुओं पर भी पुलिस गौर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि असामान्य है ये कि शादी के कुछ ही दिनों के भीतर सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल ले। इस बीच वो हथियार मेघालय पुलिस के हाथ लग गया है, जिससे सोनम ने राज और बाकी 3 के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी। राजा रघुवंशी का परिवार नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राजा और सोनम ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। फ्लाइट AI 180 समय पर रात के 12:45 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। लगभग 5:20 पर विमान से सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। विमान के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि उड़ान सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय लिया गया है। और अब बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 132 डीएनए मैच हो गए हैं। 131 मृत लोगों के परिजनों से संपर्क किया गया है। इनमें से 97 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बाकी शव जल्दी ही सौंप दिए जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। हालांकि वर्तमान खराब मौसम को देखते हुए उड़ान के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल बीते 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई। करीब 1800 से अधिक टिकट रद्द कर दिए गए। इस कारण कई यात्री बैरंग घरों को लौट गए। हालांकि पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की यात्रा जारी रही। अभी हम लोगों के यहाँ पे कल तक की हमने सस्पेंड किए थे और आज से हमने रिज्यूम कर दिए हैं अपने हेली ऑपरेशंस। और सभी को बता दिया गया है कि सारी जो भी हमारी क्लियरेंसेस होती हैं, स्पेशली वेदर की भी, वो देखते हुए आगे बढ़ें। और अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से अभी फ्लाइंग चालू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वेदर क्लियर होता है फ्लाइंग रिज्यूम हो जाएगी। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देश और दुनिया से लगातार योगाभ्यास की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज में पानी में हुए योगाभ्यास की तस्वीरें। पानी में योग करने इन लोगों ने संदेश दिया कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है और इसे हर किसी को अपनाना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने भी योग किया। बीएसएफ के जवानों ने मिलकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जवानों, अधिकारियों और आम लोगों के बीच योग से शारीरिक और मानसिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने योग किया। योग की ये तस्वीरें, जवानों ने मिलकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। कहीं न कहीं मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में योग काफ़ी सहायक होता है और इस दिशा में अब सभी लोग आगे आ रहे हैं और योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं वाराणसी के नमो घाट पर हुए योगाभ्यास की तस्वीरें। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित इस योग शिविर में कई लोगों ने योग अभ्यास किया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की हैं, जहां पर योगाभ्यास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रकृति के सानिध्य में योगाभ्यास की ये तस्वीरें सचमुच खास हैं। नमो घाट पर योगाभ्यास करते वाराणसी के लोग। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि वे योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।